हम लोगों ने कल सिंधु सभ्यता में सबको सबका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था वह पढ़ा। एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हड़प्पा काल में ही या सिंधु काल में ही एक जगह मिला है, सोनौली मिला है। सोनौली की विशेषता है कि यह 125 नर कंकाल मिले हैं। सोनौली से 125 नर कंकाल मिले हैं। सोनौली है कहाँ? तो यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में है। ये सब क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रायः पूछा जाता है। यह सब आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अब समाधान प्रोसेस जो है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता में लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है, इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या सोचते थे इसके बारे में हम लोग निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। सिंधु सभ्यता की लिपि पहली हमने बताया था कि कनिंघम को हड़प्पा से एक मुहर मिला था 1853 में, और 1923 में यह पूरी की पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। 1853 में और 1923 में। लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। यह मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था। एक है श्री रंगनाथ राव। ये काफी इंपॉर्टेंट पुरातत्वविद हैं और इन्होंने लोथल का खोज किया था। बहुत ही नामी व्यक्ति हैं, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है श्री रंगनाथ राव के बारे में किस जगह का खोज किया है, तो लोथल का इन्होंने खोज किया था। तो श्री रंगनाथ राव ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है और इस लिपि को गोमूत्री लिपि कहा है। इस लिपि को क्या कहा है? गोमूत्री लिपि कहा है। लेकिन उन्होंने दावा तो जरूर किया है, लेकिन आज तक यह मान्य नहीं है। कहने का अर्थ है कि सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो चित्राक्षर है। कैसी है? चित्राक्षर है। चित्राक्षर का अर्थ यह हुआ कि इसमें चित्र और अक्षर, चित्र ज्यादा है और अक्षर कम है। वर्णमाला नहीं है, चित्राक्षर है। अगर है अक्षर वर्णमाला तो बहुत नहीं के बराबर। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। इसमें 64 मूल चिन्ह है। 64 जो है मूल चिन्ह है और 250 से लेके 400 तक चित्र है। यह जो लिपि लिखी जाती थी वह राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, मतलब दाएं से बाएं। इसकी विशेषता यही है कि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। भारत की जो आज की जो अधिकांश लिपियां हैं वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह अंतर है, इसलिए इसको बाउस्ट्रोफेंडम भी कहते हैं। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने धौलावीरा का चर्चा किया था जो गुजरात में है, और उस जगह की चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि यह शहर 3 भागों में बटा है। धौलावीरा में जब शहर में जब प्रवेश करते हैं तो एक विशाल प्रवेश द्वार है। ये हड़प्पा की विशेषता, धौलावीरा की विशेषता है। इस विशाल प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी का बना हुआ साइन बोर्ड है। लकड़ी का उस पर लिखा हुआ साइन बोर्ड, और उसमें 10 अक्षर है। उसमें कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर है।
सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा एक साथ इतने अक्षरों का प्रमाण अगर किसी जगह से मिला है तो वह जगह धौलावीरा का प्रवेश द्वार है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना नहीं होना चाहिए। सिंधु सभ्यता में जो चित्राक्षर है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यू आकार का प्रयोग हुआ है और सबसे मछली और जीव जंतु, चाहे इसमें कह सकते हैं मछली का प्रयोग हुआ है लिपि में। सबसे ज्यादा यू और मछली का प्रयोग हुआ है लिपि में। अब इसका क्या अर्थ है आज तक हम लोग नहीं बता सकते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि विश्व की प्राचीनतम लिपि कौन सी है। तो विश्व की प्राचीनतम लिपि आपको सुमेरियन लिपि है, सुमेरियन लिपि है। सबसे जो प्राचीन लिपि है वह सुमेरियन लिपि है। इस प्रकार से लिपि आपका कंप्लीट हो गया। सुमेरियन लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहते हैं। इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपसे इतना ही पूछेगा कि सबसे प्राचीन लिपि कौन है, तो आपका जवाब सुमेरियन लिपि होगा। अगर कहीं पूछ दिया जानना चाहिए तो वो क्यूनिफॉर्म लिपि है, यूनिफॉर्म लिपि है। यह हो गया सिंधु सभ्यता का लिपि। अब हम लोग सिंधु सभ्यता के धर्म के बारे में पढ़ें। सिंधु सभ्यता के धर्म के बारे में पढ़ें। धर्म, रिलीजन। सिंधु सभ्यता का धर्म में सबसे बड़ी विशेषता है मंदिर तो मिला है, सॉरी मंदिर नहीं मिला है, लेकिन मूर्ति मिला है और मातृ पूजा का सबसे ज्यादा साक्ष्य मिला है। मातृ पूजा, मातृ देवी सबसे ज्यादा मिली है। यह आपका मातृ पूजा का सबसे ज्यादा मूर्ति मिला है, लेकिन मंदिर नहीं मिला है। यहां क्या क्या पूजा होता था? तो पशु पूजा होता था। देखिए सबसे ज्यादा यहां पशु में सबसे ज्यादा अगर कोई पवित्र पशु था तो कुंवर वाला सांड था, कुंवर वाला सांड था। ये जो कुंवर वाला सांड होता है, आज भी कुंवर वाला सांड आता है तो हिंदू कुंवर वाला सांड को रास्ता दे देते हैं। अब यह किस कारण से रास्ता देते हैं यह मैं नहीं जानता, डर से देते हैं या भक्ति से देते हैं, क्योंकि अगर वो अपना शक्ति दिखा दिया तो भागने के सिवा कुछ चारा नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि सबसे पवित्र जो था वो कुंवर वाला सांड था। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पवित्र कौन सा है, तो कुंवर वाला सांड है। एक श्रृंगी बैल का भी, एक श्रृंगी बैल भी पूजे जाते थे और मुहर परिषद सबसे ज्यादा अंकन है एक श्रृंगी बैल का। ये लोग जल पूजा भी करते थे। जैसे धौलावीरा में ही देखिए एक विशाल जलकुंड पाया गया है, एक विशाल जलकुंड पाया गया है। चारों तरफ ये पत्थर से दुर्गीकृत है, पत्थर का दुर्ग जो है चारों तरफ से जो घेरा हुआ है वो पत्थर से ही बना हुआ है। मोहनजोदड़ो का मैंने चर्चा कर ही चुका हूं। तो ये सब लगता है कि जल पूजा इनके यहाँ होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा जल पूजा। वृक्ष पूजा भी करते थे ये लोग। वृक्ष पूजा में पीपल का पेड़, नीम का पेड़, ये सब का ये पूजा करते थे। पीपल इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर आप बाद में भी देखिएगा तो ऋग्वेद में कथन है
कि मैं जो पीपल पर जल चढ़ाते हैं वह स्वर्ग जाते हैं, वह व्यक्ति स्वर्ग जाता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वृक्ष में मैं पीपल हूं। महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुआ था। मेरे कहने का अर्थ है कि पीपल का इंपॉर्टेंस सिंधु सभ्यता काल से ही है और सिंधुवासी पीपल को काफी पवित्र मानते थे। हवन कुंड का भी साक्ष्य मिला है। मैं बताया हूं आपको, हवन कुंड 2 जगह से मिले हैं। हवन कुंड लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले। पुजारी का भी साक्ष्य मिला है, दीप का भी साक्ष्य मिला है और सुगंधित द्रव्य का भी साक्ष्य मिला है। पुजारी का अर्थ हो गया कि मध्यस्थ के रूप में पुजारी कहीं ना कहीं था। दीप भी जलाए जाते थे, सुगंधित द्रव्य है, तेल उसमें डाल के उसको जलाया जाता होगा। ये सब साक्ष्य वहां से मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक, इसको चतुर्भुज ब्रह्म भी कहते हैं। चतुर्भुज ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्मा, चतुर्भुज ब्रह्मा। अगर देखिएगा ताबीज ये लोग काफी प्रयोग करते थे। तंत्र मंत्र जादू टोना भी था कहीं ना कहीं। तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब, इसमें ताबीज वगैरह का ये लोग काफी प्रयोग करते थे। उसके बाद आप देखिएगा इस लिंग का भी पूजा करते थे। स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग दोनों का लिंग का पूजन होता था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक मोहर मिला है और उस मोहर पर एक पुजारी या एक व्यक्ति योगी के मुद्रा में है। मोहनजोदड़ो से जो एक मोहर मिला है, उस मोहर पर एक योगी का, मोहर पर योगी का चित्र है जो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है, तपस्या के मुद्रा में बैठा हुआ है। और उस योगी के नीचे, पांव के नीचे 2 हिरण है, 2 हिरण है और गैंडा भैंसा और हाथी और बाघ। दाई ओर जो है हाथी है, बाघ है और बाई ओर गैंडा और भैंसा है। मार्शल ने इस योगी का पहचान पशुपति शिव से किया है। पशुपति शिव से किया है। यह हो गया मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का धर्म, सिंधु सभ्यता का धर्म के बारे में जानकारी। क्योंकि सिंधु लिपि पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम धर्म के दर्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जिस तरह ऋग्वेद में आत्मा और ब्रह्म का संबंध बताया गया है, उस प्रकार से सिंधु सभ्यता में धर्म के बारे में हम लोग आत्मा और ब्रह्म के बारे में वो क्या सोचते थे यह हम नहीं बता सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, क्योंकि पुनर्जन्म में विश्वास करने का यह कारण है कि जो उनको जो अंतिम क्रियाक्रम किया जाता था, उनका समाधान किया जाता था, तो उनके प्रिय वस्तु को उनके साथ साथ दफना दिया जाता था। तो कहीं ना लगता है कि वहां पर ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यह हो गया सिंधु सभ्यता का धर्म। अब हम लोग थोड़ा सा वैज्ञानिक प्रगति देख लें। वैज्ञानिक प्रगति, इनको ग्रह और नक्षत्र का ज्ञान था। ग्रह और नक्षत्र का ज्ञान था। ये दशमलव से भी जानते थे। दशमलव का जो चीज है वो जानते थे। उसके बाद इनको बाइनरी सिस्टम का भी ज्ञान था।
बाइनरी सिस्टम 0 और 1 गणित में पढ़ाया जाता है। बाइनरी 0 और 1, हिंदी में शायद इसको द्विघात कहा जाता है। 0 और 1 को कंप्यूटर भी इसी पर शायद निर्माण होता है, या तो खैर गणित की जो स्पेशलिस्ट है वही अच्छा बताएंगे। लेकिन इतना ही जानिए कि दशमलव और बाइनरी सिस्टम से ये लोग परिचित थे। मूर्ति जो बनाते थे वो दरबी मोम विधि से बनाते थे। दरबी मोम विधि से मूर्ति बनाते थे। कहने का अर्थ कि उनको रसायन शास्त्र का भी ज्ञान था और धातु विज्ञान का भी ज्ञान था। आभूषण भी बनाते थे, सोना चांदी तांबा का, सोना चांदी तांबा का आभूषण बनाते थे। सल क्रिया का भी प्रमाण मिला है, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। मोहनजो कालीबंगा से एक व्यक्ति के खोपड़ी का ऑपरेशन का साक्ष्य मिला है, लेकिन इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे बहुत मूर्ति निर्माण का दरबी मोम विधि यही सब पूछेगा, ज्यादा यहाँ पर डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। ग्रह नक्षत्र का ज्ञान था, कृषि में उनको काफी फायदा होता था। कब वर्षा होगा, कब वर्षा नहीं होगा, ये सब जानकारी उनको मिल जाती थी। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का नगर निर्माण और सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में भी विशेषकर व्यापार और वाणिज्य। तो अर्थव्यवस्था में जो हम लोग पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट कृषि पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे, उद्योग और शिल्प पढ़ेंगे, मापतौल पढ़ेंगे, और व्यापार और वाणिज्य पढ़ेंगे। मुद्रा के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे कि मुद्रा था कि नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मुद्रा ही होता है। देखिए, एक बात मैं बता देता हूं, अर्थव्यवस्था जो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, किसी भी समाज का विलक्षण विशेषता अगर होता है तो वह अर्थव्यवस्था ही होता है। अगर अर्थव्यवस्था जैसा होगा, संस्कृति, धर्म, वह उसी से प्रभावित होगी। समाज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अर्थव्यवस्था, उसकी विलक्षण विशेषता अर्थव्यवस्था ही है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। या जब हम लोग मुख्य परीक्षा में कला संस्कृति सामान्य अध्ययन का जो आईएएस का पाठ्यक्रम है, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, वहां इसको हम लोग ज्यादा से देखेंगे किस प्रकार अर्थव्यवस्था समाज संस्कृति को प्रभावित करता है, यह हम लोग वहां देखेंगे। बस इतना आज ध्यान में रखिएगा कि बेसिक पॉइंट कि अर्थव्यवस्था किसी भी समाज का विलक्षण विशेषता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जीवन में भी ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी चीज होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। खैर, यह हमारा यहाँ पर डिस्कस का केंद्र बिंदु नहीं है, मेरा सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था बताना है आपको। तो कृषि जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। कृषि में देखिएगा, ये लोग रबी का फसल लेते थे, नवंबर में रोपते थे, जब बाढ़ का समाप्त होता था, चूंकि बाढ़ के मैदान के किनारे रहते थे, और अप्रैल में फसल काट लेते थे। हल नहीं मिल रहा है तो लकड़ी का हल होगा, और इस कारण वह नष्ट हो गया होगा। फसल काटने के लिए हाशिया जो होता था वो पत्थर का बना होता था। कुल मिलाकर ये 9 प्रकार के फसल उपजाते थे। 3 प्रकार का गेहूं होता था, 2 प्रकार का जौ होता था, चावल भी उपजाते थे। मैंने लोथल और रंगपुर की चर्चा किया था आपसे कि चावल का साक्ष्य मिला है। सरसों, राई भी उपजाते थे, तरबूज भी उपजाते थे, और खजूर उपजाते थे, कपास उपजाते थे। सिंधु सभ्यता के वासी ने ही सबसे पहले कपास को उपजाया था।
इसलिए कपास को सिंडन कहा जाता है। यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि कपास उपजाने का श्रेय किनको जाता है, तो सिंधुवासी को ही जाता है। उसके बाद चना उपजाते थे, मटर उपजाते थे, ये सब जो है, राई भी उपजाते, राई लिख दिया है। उसके बाद जो दाल के और किस्म होंगे वो भी उपजाते थे। कुल मिला के ये 9 प्रकार के फसल उपजाते थे। लेकिन 2 चीज नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट यह होता है कि कौन चीज परीक्षाओं में जो पूछा जाता है प्रायः, कि या तो पहला कौन सा फसल है, या जो सबसे कम होता है। जैसे चावल का साक्ष्य मिला है लेकिन बहुत कम मिला है, लोथल और लंगपुर से मिला है। या पूछा जा सकता है कौन सा फसल नहीं मिला है, यह पूछा जा सकता है। तो 2 फसल नहीं मिला है। कौन कौन फसल नहीं मिला है? तो रागी नहीं मिला है और गन्ना नहीं मिला है। 2 फसल का साक्ष्य नहीं मिला है, रागी नहीं मिला है और गन्ना नहीं मिला है। अब मीठा के लिए क्या करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मीठा के लिए ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से सबसे पहले जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है 2900 बीसी, 2900 बीसी का कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। एक साथ मैंने बताया था कि 2 फसल लिया जाता था कालीबंगा से, और वह सरसों और गेहूं, मैंने बता चुका हूं। अब ये खेती कैसे करते थे? सिंचाई का साधन क्या था इनका? तो वर्षा के पानी को ये लोग घेर के नाली या गबरबंद बनाते थे, उसी से ये लोग सिंचाई करते थे। यह है आपका मोहनजोदड़ो का कृषि के बारे में जानकारी। कृषि के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है पशुपालन। मैंने बताया था कुबर वाला साग इनका विशेष प्रिय है। कुबर वाला साग इनका विशेष प्रिय है। गाय नहीं मिला है, घोड़ा नहीं मिला है, लेकिन घोड़ा का जो प्रमाण कुछ जगह से मिला है। जैसे कहां कहां से मिला है? लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोतदा, राना गुंडई, ये सब जगह से आपको घोड़ा का साक्ष्य मिला है। लेकिन घोड़ा का कंफर्म साक्ष्य नहीं है यह ध्यान रखिएगा। ये सारी जगह से साक्ष्य हमें मिला है। जैसे सुरकुतदा से घोड़ा का अस्थि मिला है, लेकिन ये सब कंफर्म साक्ष्य नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि घोड़ा भी यहां नहीं मिला है। गाय तो मिला ही नहीं है। हाथी मिला है। हाथी गुजरात के लोग पालते थे। और जानवर जो है लगभग नहीं है। ऊंट मिला है। ऊंट जो है वो भी कम मिला है आपको। हड्डी मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो ये सब पशुपालन के अंतर्गत आपका इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में जो पूछा जाएगा घोड़ा का संदिग्ध साक्ष्य कहां से मिला है वो बताना है, और गाय कौन सा जानवर नहीं मिला है तो गाय नहीं मिला है। सबसे प्रिय जानवर कौन था तो गोबर वाला सांड था। ये 3-4 क्वेश्चन यहां से आपको बनते हैं, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा। पशुपालन के बाद हम लोग थोड़ा सा माप तौल देख लें। पशुपालन के बाद हम लोग माप तौल देख लेते हैं। ये लोग मापने में 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। 16 के गुणक का आज भी देखिएगा, बहुत दिन हर ब्रिटिश काल में भी और बहुत भारत की स्वतंत्रता के बाद भी 16 आना का रुपया होता था। और ये लोग 16 का गुणक का प्रयोग करते थे। 16, 32, 64, 66, इस तरीके से इनका
इस गुणक का ये प्रयोग करते थे मापने में। लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला है। मोहनजोदड़ो से सीप का बाट मिला है। ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहां भी एक बार बता देते हैं। मापतौल हो गया। अब हम लोग उद्योग और शिल्प थोड़ा सा देखेंगे। उद्योग और शिल्प, मिट्टी का मूर्ति मिला हुआ है। मिट्टी का मूर्ति सबसे ज्यादा नारी का मिट्टी का मूर्ति मिला है। ध्यान में दीजिएगा, मिट्टी की जो मूर्ति है सबसे ज्यादा वो नारी की है। लोथल से नाव का भी चित्र मिला है, मिट्टी का बना हुआ। नाव का चित्र मिला है, मिट्टी का बना हुआ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता का सबसे जो कलात्मक उपलब्धि है शिल्प का, वो है मुहर। लगभग 2500 मुहर मिला है। और ये मुहर शेरखड़ी की बना होता था, तांबा का भी बना होता था। लेकिन परीक्षाओं में जो पूछा जाएगा कि मुहर किस चीज का बना होता था, तो आपका शेरखड़ी जवाब होगा। मुहर पर सबसे ज्यादा किस जानवर का चित्र है, तो एक श्रृंगी बैल का। ये सब परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है। एक श्रृंगी बैल का मुहर का। मुहर आयताकार और वर्गाकार दोनों होते थे। सबसे ज्यादा वर्गाकार मुहर होता था। सबसे ज्यादा कौन होता था? वर्गाकार मुहर होता था। लोथल और देसलपुर से तांबा का मुहर मिला है। लोथल और देसलपुर से तांबा का मुहर मिला है। सिंधु सभ्यता में सबसे जो 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 शिल्प पिछड़ा हुआ था वो था पत्थर का शिल्प। पत्थर के मामलों में ये लोग थोड़ा सा पिछड़े हुए थे। सोना, चांदी, तांबा इस सब का प्रयोग करते थे। कांसा का भी प्रयोग करते थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा। कांसा का प्रयोग करते थे, इसका तो टीन को जानते होंगे, क्योंकि तांबा में टीन मिलाकर ही कांसा बनता था। यह सब हो गया उद्योग और शिल्प। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता का शिल्प में, सबसे इंपॉर्टेंट है मोहर निर्माण। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, आप लोगों को यह ध्यान देना होगा। चनहूदरों से गुड़िया बनाने का फैक्ट्री मिला है। लोथल और चनहूदरों से मनका बनाने का फैक्ट्री मिला है। मनका, लोथल और चनहूदरों से। मनका बनाने का फैक्ट्री मिला है। यह सब आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उद्योग और शिल्प में। बहुत सा इसमें आएगा फैक्ट, लेकिन चूंकि जैसे आपका कुम्भकारी, मिट्टी के बर्तन काफी बनते थे, ये सब भी आएगा। राजमिस्त्री लोग जो ईट बनाते थे, ईट का जो प्रयोग होता था, लेकिन वो सब मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। परीक्षाओं के लिए जो पीसीएस प्री के लिए, जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो प्री का पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह इतना ही इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास इतना ही। कल हम लोग जो अर्थव्यवस्था का जो लास्ट पॉइंट है, व्यापार और वाणिज्य, इसको पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का पतन भी कोशिश करेंगे कि कल हो जाए। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।